अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं: ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग। तो हम इसको भी देखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी पॉइंट पे या किसी भी शेप के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैट्रिसेस की। और आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ फार्मूलाज यूज़ होते हैं रोटेशन के अंदर, तो वो जस्ट 2-3 हैं। तो आई होप यू कैन जस्ट, अगर आपको इंटर वाले याद नहीं भी हैं तो आप जस्ट उन 2-3 को याद कर सकते हैं। नाउ बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। अब अगर हम एक पॉइंट को देखें, पॉइंट P यहाँ पे गिवन है, तो लाइन क्या होती है? लाइन 2 पॉइंट्स को मिलाती है। सर्कल क्या होता है? हमारे सेंट्रल पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे पॉइंट्स होते हैं, जब हम उनको मिला देते हैं तो वो सर्कल बन जाता है। इसी तरह से हमने इलिप्स को देखा, रेक्टेंगल को देखा, पॉलीगॉन्स को देखा। अब अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसमें हमने जस्ट शेप्स या तो क्रिएट किए हैं या उनको फिल किया है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फिलिंग का कंसेप्ट बताया था, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को फिल कर सकते हैं। उस लेक्चर का एक छोटा सा पार्ट रहता है, अभी रिमेनिंग है, वो मैं कवर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपका सेशनल है, तो सेशनल के लिहाज से ये जो टॉपिक है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारा जो कोर्स कंटेंट्स हैं उनके लिहाज से भी हमें इसको पहले कवर करना चाहिए। वो भी टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। अब हमने शेप बना ली और वो फिल भी होगी, लेकिन अगर उस शेप को हमें कहीं पे मूव करवाना है तो क्या होगा? हमने ड्रॉ तो कर ली, अगर उसको मूव करवाना पड़ जाए तो हम कैसे करवाएंगे? या फिर उसी शेप को थोड़ा सा बड़ा करना हो या थोड़ा सा छोटा करना हो तो हम दोबारा से शेप बनाएंगे? नहीं, हम उसी शेप को स्केल अप भी कर सकते हैं, स्केल डाउन भी कर सकते हैं। हम उसी शेप को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव भी करवा सकते हैं और हम उसी शेप को रोटेट भी करवा सकते हैं, राइट? तो ये तीनों चीज़ें, मूव करवाना, स्केल अप, स्केल डाउन करवाना या फिर रोटेट करवाना, हम ट्रांसफॉर्मेशन के कंसेप्ट के थ्रू कर सकते हैं। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम जस्ट 2 वर्ड्स में रिप्रेजेंट करें तो ट्रांसफॉर्मेशन इज रिपोजिशनिंग एंड रिसाइजिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एंड की जगह पे और भी आ सकता है, रिपोजिशनिंग और रिसाइजिंग, ये दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, राइट? नाउ हम देखते हैं अब ट्रांसलेशन को। ट्रांसलेशन बेसिकली हमारे पास आता है, ये जो रिपोजिशनिंग है इसमें 2 कंसेप्ट्स आते हैं हमारे, ट्रांसलेशन और रोटेशन। और रिसाइजिंग में हमारे पास आ जाएगा स्केलिंग का कंसेप्ट। हम रिसाइजिंग में स्केल अप करेंगे या स्केल डाउन करेंगे, बट रिपोजिशनिंग के लिए हमें ट्रांसलेशन भी करनी पड़ सकती है, रोटेशन भी करनी पड़ सकती है। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन हमारे रिपोजिशनिंग के कंसेप्ट को कवर कर रहे होंगे। नाउ व्हाट इज ट्रांसलेशन? Translation is repositioning of an object in a straight line. अब सपोज मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है P of x, राइट? उसको मैंने मूव करवाना है P डैश ऑफ x डैश कॉमा y डैश पे। तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने ओरिजिनल पॉइंट से उस न्यू पॉइंट तक
एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, राइट। जैसे यहाँ पे ये मेरे पास ओरिजिनल पॉइंट था, ये हमारे पास न्यू पॉइंट है, मैंने इनके दरमियान में लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ अब मैं चेक करूँगा कि एक्स एक्सिस पे मेरा जो न्यू पॉइंट है वो कितना दूर है। दैट मीन्स ओरिजिनल पॉइंट से न्यू पॉइंट तक एक्स एक्सिस के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी ऑफ एक्स से। सिमिलरली ओल्ड पॉइंट और न्यू पॉइंट के दरमियान वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी वाई से। ये सॉरी, ये टी वाई यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस है यहाँ पे, राइट। तो मैं जस्ट पेन टूल सेलेक्ट कर लूँ। ओके, ये जो डिस्टेंस है दिस इज टी वाई, और ये हमारे पास टी एक्स है। तो हमने जस्ट लेबल कर दिया कि पॉइंट, ओल्ड पॉइंट और न्यू पॉइंट के दरमियान में एक्स एक्सिस पे जितना भी डिस्टेंस है दैट इज टी एक्स, एंड ओल्ड पॉइंट एंड न्यू पॉइंट के दरमियान में वाई एक्सिस पे जितना भी डिस्टेंस है दैट इज टी वाई। So we just labeled it. If we want to, we have a point px, p of xy, we want to translate it to p dash of x dash y dash, then we need to calculate the distance in x axis and y axis, tx and ty। अब अगर तो हम इसको इंडिविजुअली रीड करें तो tx मेरे पास ट्रांसलेशन डिस्टेंस है अलोंग x एक्सिस, टी वाई मेरे पास ट्रांसलेशन डिस्टेंस है अलोंग वाई एक्सिस। बट अगर हम इनको एज अ होल रीड करें तो टी एक्स और टी वाई का जो मैट्रिक्स होगा या वेक्टर होगा उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर और शिफ्ट वेक्टर। ये स्टैंड अलोन हमारे पास ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस होंगे, और जब हम इनको कंबाइन करके पढ़ेंगे तो ये ट्रांसलेशन वेक्टर, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स या शिफ्ट वेक्टर, शिफ्ट मैट्रिक्स कहलाएंगे, राइट। और टी एक्स हमारे पास है क्या, ओरिजिनल पॉइंट से न्यू पॉइंट के दरमियान पे एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, और टी वाई क्या है, ओरिजिनल पॉइंट से न्यू पॉइंट के दरमियान में वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। नाउ हमारे पास ये आ गया। तो अगर मैं इसको अपने न्यू पॉइंट की पोजीशन कैलकुलेट करना चाहूँ तो हम कैसे कर सकते हैं। हम इस पॉइंट पे हैं, एक्स एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, और हमने इस पॉइंट पे जाना है। तो इस पॉइंट में अगर मैं ये वाला डिस्टेंस ऐड कर दूंगा जो मेरा आया है तो हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट में अपना टी वाई ऐड कर देंगे तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ड्रा करूं तो बेसिकली हम इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं जो कि हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था, राइट। तो इसी तरह से अगर हमें एक्स डैश फाइंड करना है, जो एक्स एक्सिस पे न्यू एक्स है उसको फाइंड करना है, तो हम ओल्ड एक्स में डिस्टेंस ऐड कर देंगे। अगर हमें न्यू वाई कैलकुलेट करना है तो हम ओल्ड वाई में डिस्टेंस वाई ऐड कर देंगे, एंड डिस्टेंस वाई क्या है, ट्रांसलेशन डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस टी वाई, एंड टी एक्स क्या है, ट्रांसलेशन डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर हम इसी को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें, इन्हीं इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें, तो ये मेरे पास ओरिजिनल पॉइंट्स हैं, इनको हम कह रहे हैं P। तो P एक्स वाई, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, राइट। ये हमारे पास क्या है, न्यू पॉइंट्स हैं, P डैश से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसके अंदर वाले पॉइंट्स क्या होंगे, एक्स डैश वाई डैश, और ये मेरे पास ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस हैं, और जब हम इसको एज अ होल पढ़ेंगे तो ये ट्रांसलेशन वेक्टर बन जाएगा। सो टी हमारे पास हो जाएगा टी एक्स टी वाई, राइट। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो दैट विल बी न्यू पॉइंट्स इज इक्वल्स टू ओल्ड पॉइंट्स प्लस डिस्टेंस। सो पी डैश
जो कि हमारे न्यू पॉइंट्स हैं इज इक्वल टू ओल्ड पॉइंट्स दैट इज p प्लस डिस्टेंसेस दैट इज t। हम इसको मैंने यहाँ पे इसको कॉलम शेप में लिखा है, हम इसको रो शेप में भी लिख सकते हैं। p इज इक्वल टू x y। हम इसको रो वाइज भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से राइट करना चाहते हैं। ठीक है, जस्ट आपको जो ट्रांसलेशन है इसमें चॉइस मिलती है कि आप या तो रो में लिखें या कॉलम में लिखें। बाकी जो रोटेशन है, ये स्केलिंग है, वहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं होती, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड और फिक्स्ड मेथड है लिखने का। बट यहाँ पे आप या तो रो में लिख सकते हैं या कॉलम में लिख सकते हैं, अप टू यू। नो, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया जिसके थ्रू हम किसी भी पॉइंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं टू अ न्यू पॉइंट। अब इसकी एक इक्वेशन देखते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉलीगॉन है जिसके पॉइंट्स हैं हमारे पास ये ए पॉइंट है उसका 2,5 पे, बी पॉइंट है 7,10 पे, सी पॉइंट है 10,2 पे, और हमने इसको ट्रांसलेट करना है बाय 3 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन एंड 4 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन। दैट मीन्स हमारी जो पॉलीगॉन है वो एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट्स 3 पिक्सेल्स फॉरवर्ड जाएगी और वाई एक्सिस पे 4 यूनिट्स अपवर्ड जाएगी। तो अगर आप इस रेड वाली शेप को देखें तो ये हमारे पास ओरिजिनल पॉइंट्स हैं जो कि गिवन है दीज पॉइंट्स। जब हमने इसको ड्रॉ किया तो हमारे पास ये एक पॉलीगॉन बनी, राइट। हमने एक्स एक्सिस के ऊपर 3 पॉइंट्स ऐड करने हैं, वाई एक्सिस पे 4 पॉइंट्स ऐड करने हैं। और हम किस तरह करेंगे, हम पॉइंट बाय पॉइंट हर पिक्सल को ट्रांसलेट करेंगे न्यू पोजीशंस पे। तो जब हमारे पास तीनों पॉइंट्स न्यू पोजीशंस पे आ जाएंगे, हम जस्ट उनको ज्वाइन करवा देंगे। तो अगर हम बात करें ए पॉइंट की, तो ए को अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं दैट इज 2 5, बी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें 7 10, सी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें दैट इज 10 2। और अगर हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें दैट इज 3 4, सो 3 and 4। तो ए के लिए हमारे पास इक्वेशन बनेगी ए के न्यू पॉइंट्स इज इक्वल टू ए के ओल्ड पॉइंट्स प्लस ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर। ए इज 2 5 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर इज 3 4। दोनों को ऐड किया, कोरिस्पॉन्डिंग ऐड हुए, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 5 + 4 इज इक्वल टू 9। तो ए डैश हमारे पास आ गया 5 9। बी डैश, बी के ओल्ड पॉइंट्स प्लस ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर 7 + 3 10, 10 + 4 14। सी के न्यू पॉइंट्स हमारे पास होंगे सी के ओल्ड पॉइंट्स प्लस ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर, सो 10 + 3 13, 2 + 4 6। तो ये तीन हमारे पास न्यू पॉइंट्स आ गए हैं आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी ट्रांसलेशन। तो जब हम इनको ड्रॉ करेंगे विच आर दीज ब्लैक लाइंस, तो हमारे पास जो न्यू इमेज आएगी दैट विल बी ट्रांसलेटेड 3 units or 3 pixels towards x-axis and 4 pixels or 4 units towards y-axis, right? तो इस तरह से आप किसी भी शेप को जिसके आपको पॉइंट्स गिवन हो और आपको फैक्टर्स गिवन हो कि आपने कितना ट्रांसलेट करना है, यू कैन जस्ट ट्रांसलेट दीज इमेजेस यूजिंग दिस फार्मूला जो कि हमने यहाँ पे ड्राइव किया है, राइट। तो ये है आपका ट्रांसलेशन का कंसेप्ट। अब हम आते हैं रोटेशन पे। नाउ रोटेशन इज अगेन अ रीपोजिशनिंग कंसेप्ट, और इसमें हम रीपोजिशन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अराउंड अ सर्कुलर पाथ। हम एक सर्कुलर पाथ के अगेंस्ट किसी भी पॉइंट को, ऑब्जेक्ट को रिपोजिशन करते हैं। सपोज हमारे पास ये पॉइंट है P of x, P of xy। हमने इसको
पी डैश ऑफ एक्स डैश और वाई डैश के ऊपर लेके जाना है और हम रोटेट कर रहे हैं इस तरह। दैट मीन्स ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हम इसकी रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हमें पता है कि रोटेशन पे हम सर्कुलर पाथ के ऊपर उसको रोटेट करते हैं। तो सर्कुलर पाथ में अगर हम एक सर्कल को देखें तो हर पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है दैट इज इट्स रेडियस। तो अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ मिलाएं तो ये डिस्टेंस हमारे पास r आ जाएगा। इस पॉइंट को अगर हम अपने ओरिजिन के साथ मिलाएं तो ये भी डिस्टेंस हमारे पास r आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस पॉइंट से अपने x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें, राइट, तो एक ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। और अगर इसी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास एक, अगर मैं इसको पहले रिमूव कर दूं, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये भी हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। सो बेसिकली अब हम दो ट्रायंगल्स को डील कर रहे हैं। ठीक है, हमने जब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मैंने इसको पॉइंट का नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी का। ठीक है, तो इस एंगल को मैंने कह दिया जो कि किस ट्रायंगल का है, ओ ए और बी का। इस ट्रायंगल का मैंने कह दिया कि इसके दरमियान में जो भी एंगल बन रहा है दैट इज फाई। और ओ बी एंड पी डैश की जो ट्रायंगल है इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो इस ट्रायंगल से ऊपर ऊपर बन रहा है थीटा का। तो ये वाला एंगल यहाँ तक है और थीटा जो है वो यहाँ से लेके ओल्ड ट्रायंगल तक है। तो हमारे पास टोटल एंगल कितना होगा, फाई प्लस थीटा। अगर हम टोटल इस पूरे शेप का एंगल देखें तो मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक होगा फाई, यहाँ से यहाँ तक होगा थीटा। तो पूरे का एंगल क्या होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। सो दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज थीटा। तो हमारे पास टोटल जो एंगल होगा वो ये होगा। Now we will check the angle of a point P from origin. Let's say it's phi. This angle is phi. What is the angle between P dash and P? Let's say we have that is theta. तो P dash से P तक हमारा जो एंगल है वो थीटा है। Now हमने इसको सर्कुलर शेप में रोटेट करना है तो हमें पता है कि ओ पी, पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक जो डिस्टेंस है दैट इज आर। सिमिलरली ओ से पी डैश तक जो डिस्टेंस है दैट इज आर, कांस्टेंट डिस्टेंस जो कि हमारे पास रेडियस होता है। और जो फाई है ये हमारा एंगल है ओरिजिनल पॉइंट से और जो थीटा है ये हमारा एंगल है न्यू पॉइंट से। सो फाई इज अ रियल एंगल and theta is a rotational angle. तो अगर हम बात करें अपने ट्रायंगल इसकी ओ ए और पी की, ओ ए पी पे अगर मैं cos थीटा को देखूं तो cos थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। सो बेस हमारे पास क्या है, ओ ए। अगर मैंने यहाँ पे यहाँ पे अगेन ड्रॉ भी की हुई है। अगर हम इस शेप को देखें तो ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा ओल्ड पॉइंट का डिस्टेंस है। तो हम इसको कह रहे हैं दिस इज एक्स। और ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज न्यू पॉइंट्स का डिस्टेंस। तो मैं इसको कह रहा हूँ एक्स डैश। सिमिलरली ओ से पी तक का डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, इसे मैं कह रहा हूँ वाई क्योंकि ये ओल्ड पॉइंट का है। और ओ से पी डैश का डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, इसे हम कह रहे हैं वाई डैश। तो अगर हम जस्ट अपनी पुराने वाली यहीं पे हम देख लेते हैं। अगर हम अपने ट्रायंगल की बात करें ओ ए और पी की,
तो यहाँ पे cos थीटा हमारे पास क्या होगा, cos थीटा होगा बेस ओवर हाइपोटेनस. सो बेस इज x, हाइपोटेनस इज r. सो cos थीटा इज इक्वल टू x ओवर r. और अगर हमें x कैलकुलेट करना है तो x हमारे पास होगा r cos phi. सिमिलरली अगर हम इसी में sin थीटा देखें तो sin theta is perpendicular over hypotenuse. So perpendicular is our y and hypotenuse is r. So sin phi is equals to y over r. और हमें अगर y कैलकुलेट करना है तो y is equals to r sin phi. तो ये बेसिकली हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, x की और y की. नाउ अगर हम अपने न्यू पॉइंट के अगेंस्ट जो भी हमने ट्रायंगल बनाई थी उसको देखें तो वहाँ पे जो थीटा होगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उसके लिए हमारा जो थीटा होगा दिस प्लस दिस, सो 5 प्लस थीटा होगा. तो अगर हम इसके कॉज की बात करें तो यहाँ पे होगा कॉज जो हमारे पास थीटा है दैट इज 5 प्लस थीटा, 5 प्लस थीटा. और यहाँ पे कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइप. So base is x dash और hypotenuse is r. So x dash over r. तो x dash अगर हम फाइंड करना है तो r यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा cos phi प्लस थीटा से. और जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला है दैट सेज अगर आपके पास दो एंगल्स हैं डिफरेंट तो और उसको आपने ओपन करना है तो cos phi प्लस थीटा का फार्मूला जब एक्सपेंड होता है दैट बिकम्स cos phi cos थीटा माइनस sin phi sin थीटा. और r बाहर है और r को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों टर्म्स के साथ तो हमारे पास x डैश की वैल्यू आ जाएगी. सिमिलरली अगर हम परपेंडी की बात करें तो परपेंडी पे हमारे पास आता है परपेंडी ओवर हाइपोटेनस. सो साइन ऑफ phi प्लस थीटा इज इक्वल टू y डैश ओवर r. तो y डैश को अगर हमने फाइंड करना है तो r को इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है दैट इज के cos phi sin थीटा प्लस एंगल चेंज हो जाता है. यहाँ पे cos के साथ phi है, यहाँ नेक्स्ट में cos के साथ थीटा आएगा, यहाँ पे sin के साथ थीटा है, नेक्स्ट में sin के साथ phi आ जाएगा. सो cos phi sin थीटा cos थीटा sin phi. और अगर हम r को मल्टीप्लाई करवाएं तो x y डैश की वैल्यू हमारे पास ये आती है. ठीक है, अब x और y की वैल्यूज हमने ऑलरेडी पिछली ट्रायंगल से यहाँ पे निकाली हुई हैं. तो x इज r cos phi, y इज इक्वल टू r sin phi. इस इक्वेशन में अगर हम x और y की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करवाएं तो r cos phi हमारे पास x बन जाएगा, r sin phi हमारे पास y बन जाएगा. सो ये वाली जो इक्वेशन है x डैश दैट बिकम्स, इसकी जगह पे x आ गया तो x cos थीटा माइनस इसकी जगह पे y आ गया y sin थीटा. और सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे r cos phi ये हमारे पास x बन जाएगा और r sin phi हमारे पास y बन जाएगा. तो इसकी न्यू इक्वेशन आएगी y डैश इक्वल टू x sin थीटा प्लस y cos थीटा. So these are our new points. और अगर हम यहाँ पे इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको हम हमेशा रो वेक्टर में लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है कि आप इसको रो या कॉलम में लिख लें, आप हमेशा इसको रो वाइज ही लिखेंगे. सो न्यू पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे x डैश y डैश, ओल्ड पॉइंट्स हमारे पास आ गए x और y. नाउ यहाँ पे आप देखें कि cos थीटा है x के साथ और y के साथ sin थीटा है. सो cos थीटा sin थीटा और यहाँ पे sin थीटा है cos थीटा है तो sin थीटा और cos थीटा. तो ये हमारे पास एक आ गया
रोटेशनल मैट्रिक्स। अगेन हमने जस्ट इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है और हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गए। और ये वाली जो रोटेशन है ये हमने एंटी क्लॉकवाइज की हुई है, लाइक हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हमें यही वाली चीज़ क्लॉकवाइज करनी होती तो क्या होता, यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज थीटा विल बी पॉजिटिव, और अगर हम क्लॉकवाइज करेंगे तो थीटा हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो अगर मैं इसी चीज़ को अपना रोटेशन मैट्रिक्स जो है, यहाँ पे थीटा अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो कॉस के अंदर जो थीटा है उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, चारों टर्म्स में थीटा जो है वो माइनस हो जाएगा। नाउ अगेन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री की, जहाँ पे अगर कॉस के अंदर माइनस थीटा आ जाए तो वो सेम रहता है, लेकिन साइन के अंदर अगर माइनस थीटा आ जाए तो उसकी जो डायरेक्शन है, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो जब हमने इसके अंदर माइनस थीटा अप्लाई किया तो हमारा जो रोटेशन मैट्रिक्स है वो बना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये वाला रोटेशन हम यूज़ करेंगे तब जब हमने रोटेशन करनी होगी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स हमारा जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा, और ये वाली रोटेशन हम करेंगे तब जब हमारा जो थीटा है वो पॉजिटिव होगा और हमने एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल है हमारे पास कि P पॉइंट एक गिवन है 4 3, उसको हमने रोटेट करना है 45 एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम अपना रोटेशन मैट्रिक्स ये यूज़ करेंगे, विच इज़ R इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे 45, तो हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स ये आ जाएगा। और कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस 45 और साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 अंडर रूट या स्क्वायर रूट, दोनों की सेम होती है। तो हम जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/2 स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट, यहाँ पे माइनस है तो यह हो जाएगा माइनस 1/2 स्क्वायर रूट और 1 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आर आ गया। नाउ ओल्ड पॉइंट्स हमारे पास हैं 4 3, हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे और इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये रो मल्टीप्लाई होगी इसके साथ और आंसर यहाँ पे आएगा। देन यही वाली रो मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, आंसर हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो 4 मल्टीप्लाई हुआ 1/2 के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई हुआ 1/2 के साथ, दैट इज माइनस। अगेन 4 मल्टीप्लाई हुआ 1/2 के साथ और 3 मल्टीप्लाई हुआ 1/2 के साथ। सिंप्लीफाई किया तो दैट बिकम्स 4/2 अंडर रूट, दिस बिकम्स माइनस 3 अंडर रूट, 4/2 अंडर रूट, 3/2 अंडर रूट। सो इसको जब सॉल्व किया तो ये बन गया 1/2 अंडर रूट और ये बन गया 7/2 अंडर रूट, विच आर एक्चुअली आवर न्यू पॉइंट्स, राइट। तो इस तरह से आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी पॉइंट को रोटेट कर सकते हैं। अगेन अगर हम किसी भी शेप को रोटेट करना चाहेंगे तो दैट मीन्स हमें उस शेप के हर एक पॉइंट को रोटेट करना होगा। अगर हमारे पास पॉलीगॉन गिवन है और पॉलीगॉन के 3 पॉइंट्स गिवन है तो हम हर पॉइंट को अलग अलग रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन इंस्ट्रक्शन। देन हमारे पास कंसेप्ट आता है स्केल का। नाउ स्केलिंग इज रीसाइजिंग। अब रीसाइज हम स्केल अप भी कर सकते हैं, स्केल डाउन भी कर सकते हैं। वी मल्टीप्लाई द पॉइंट विद अ स्केलिंग फैक्टर। हमारे पास एक स्केलिंग फैक्टर होता है, हम उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं अपने पॉइंट्स को। सपोज मैं कहता हूँ कि एक्स स्केल पे मेरा जो स्केलिंग फैक्टर होगा दैट इज एस एक्स, और वाई स्केल पे मेरा जो स्केलिंग वेक्टर है दैट इज एस वाई। तो हमने करना क्या है, हमारे जो न्यू पॉइंट्स होंगे उसमें हमने ओल्ड पॉइंट को मल्टीप्लाई करवाना है अपने स्केलिंग फैक्टर के साथ along the same axis. For x dash we will multiply the old x with sx
and for y dash we will multiply the old y with sy. तो इसको सिमिलरली अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो दिस विल बिकम x dash y dash, दिस विल बिकम xy. अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है, तो ये यहाँ पे y की जो टर्म है वो 0 हो जाएगी. और इस केस में हमारे पास y की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y हमारे पास sy हो जाएगा. So this is our s, this is our p and this is our p dash. ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है. यहाँ पे डिफरेंट केसेस आ जाते हैं. केसेस ये हैं कि अगर sx और sy दोनों ग्रेटर हों 1 से, तो दैट मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जूम इन हो रहा है, वो बड़ा होगा. और अगर sx और sy दोनों छोटे हों 1 से, तो दैट मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिक्रीज हो रहा है, जूम आउट हो रहा है, उसका साइज कम होगा. थर्ड केस इज sx और sy में से कोई भी अगर एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, यानी कि वो इंटरचेंज हो, एक ग्रेटर देन 1 हो, दूसरी लेस देन 1 हो, तो हमारे पास जो शेप है वो वेरिएबल होगी. उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, क्योंकि वो किसी एक साइज पे इंक्रीज हो रही होगी, किसी एक एक्सिस पे. दैट मीन्स वो स्ट्रेच हो रही होगी, स्ट्रेच इन और स्ट्रेच आउट, राइट. और यहाँ पे एक और केस है कि अगर sx और sy वो 1 हो, दोनों इक्वल के 1 हो, तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, तो वही वाली शेप, ओल्ड शेप जो है वही हमारे पास आ जाएगी और कोई भी चेंज नहीं आएगा. इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो एक पॉलीगॉन है जिसके 3 पॉइंट्स गिवन है. ए हमारे पास 2 5 है, बी 7 10 है, सी 10 2 है, और हमने इसको स्केल करना है 2 यूनिट्स इन x एक्सिस, 2 यूनिट्स इन y एक्सिस. तो हमारे पास इक्वेशन है p डैश इज इक्वल टू p इंटू s. तो सबसे पहले हम s कैलकुलेट करेंगे. s कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो x एक्सिस वाला पॉइंट है उसके साथ y0 होगा और y एक्सिस वाले जो पॉइंट है उसके साथ x0 होगा. तो s इज इक्वल टू 2 0 एंड 0 2. अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे अपने हर पॉइंट के साथ टू गेट द न्यू पॉइंट्स. फॉर a डैश इज इक्वल टू 2 5 मल्टीप्लाई बाई 2 0 0 2. तो ये मल्टीप्लाई होगी रो इस कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, दैट इज 4, प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, दैट इज 0. तो हमारे पास आ जाएगा 4. तो यही वाली रो हमारे पास मल्टीप्लाई होगी. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10. तो हमारे पास ए डैश जो है वो 4 और 10 आ गया. 7 10 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 0 0. तो यहाँ पे आ गया 14. 7 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 20. तो यहाँ पे आ गया 20. 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 20, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0. तो यहाँ पे 20 आ गया. 10 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4. तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया. तो दीज आर आवर न्यू पॉइंट्स. और जब हम इनको ड्रॉ करेंगे अपने एक्सिस के ऊपर, तो हमारी जो शेप है जो कि पहले ये थी वो अब बड़ी हो गई होगी, राइट. तो इसी तरह से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, पॉइंट को, शेप को स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं. यहाँ पे अगर हमारे पास -2 होता और -2 होता, तो हमारी जो शेप है जो अभी बड़ी हो रही है वो छोटी हो रही होती. ठीक है. तो इस तरह से आप अपने किसी भी पॉइंट को स्केल अप, स्केल डाउन कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज.
और ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी न्यू पोजीशन के ऊपर, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे ईमेल पे पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो क्वेश्चन हैं उनको जल्द से जल्द एड्रेस करूँ, राइट। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।